नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। जिला स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग राज्यों के जिलों का हाल बताएंगे, जिसके जरिए हम अपने संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके जिले में क्या कुछ खास रहा है और क्या कुछ खास रहने वाला है। सियासी हलचल से लेकर मजदूरों के पलायन की जानकारी के साथ ही कोरोना को लेकर प्रशासन की तैयारी इस कार्यक्रम के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन 4.0 में भले ही सरकार ने लोगों को रियायतें दे दी हैं, लेकिन क्या सरकार और प्रशासन की तैयारी पूरी है? कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इसका सारा बोझ अस्पतालों पर पड़ रहा है। लेकिन क्या अस्पतालों में इस महामारी से निपटने के लिए सुविधाएं पूरी हैं? तो इन सभी सवालों और जिलों में हो रही हलचल को जानने के लिए सीधे हम अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कि आपके जिले का क्या हाल है, ताकि आप जान पाएं कि सरकार क्या फैसले ले रही है, क्या सरकार की नीतियां हैं, कैसे उनको जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा है और उनका असर जो है वो क्या नजर आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। नतीजे अभी तक बात करें यहाँ पर लॉकडाउन के नतीजों को लेकर तो जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे उलट ही अभी तक सामने आ रहे हैं। उम्मीद यही थी कि मामलों में, संक्रमण के मामलों में कमी आएगी, लेकिन मामले अब तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, मजबूरन सरकार को अर्थव्यवस्था को चलाना था, तो इसीलिए रियायतें देनी सरकार ने शुरू कर दी हैं। कई सेक्टर्स यहां पर अब पूरी तरीके से शुरू हो चुके हैं और जो शुरू नहीं हुए हैं वो भी अब इसी राह पर चल रहे हैं। लेकिन कोरोना की चाल जो है वो तेजी के साथ कदम बढ़ा रही है और देश भर में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले जो है वो अब तक हो चुके हैं। तो राजस्थान के अलवर से हमारे सहयोगी हेमंत जेमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, अलवर की कितनी सूरत हाल बदली है, कितने नतीजे यहां पर आप बताएंगे कि लॉकडाउन 4.0 के बाद बदले हैं? देखिए कायरत, अगर अलवर जिले की बात करें तो कोरोना जो वायरस है उसके चौथे चरण में, अब लॉकडाउन है, चौथा चरण है। उस चरण के बाद यहाँ कल गुरुवार को 4 और नए पॉजिटिव आए हैं। अब ऐसे में जो टोटल यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 40 का पहुंच गया है। हालांकि जो एक्टिव कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी संख्या केवल 10 है। 28 को रिकवर किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो 13 प्रवासियों का आंकड़ा यहाँ पर सामने आया है। 13 प्रवासियों का आपने कहा कि आंकड़ा सामने आया है। ये प्रवासी कहां से पहुंचे हैं राजस्थान में, और प्रशासन इन केसों के सामने आने के बाद क्या अब कोई नई रणनीति पर काम कर रहा है? देखिए, प्रशासनिक लाजमे की बात करें तो फिलहाल जो पिछले 2.5-3 महीने से जो जब से ये कोरोना संकट चला है और लॉकडाउन की जो स्थितियां पैदा की गई या बनाया गया कि लॉकडाउन रहेगा, धारा 144 रहेगी, उसको लेकर के राज्य सरकार की नीतियों के तहत सिर्फ कोरोना पर ध्यान दिया जा रहा है। और ये जो कोरोना है, इस कोरोना को लेकर के भी सरकारें और प्रशासन इतनी मजबूताई से काम नहीं कर पाई, मजबूती के साथ काम नहीं कर पाए, तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की रणनीति अब बदलती दिखाई नहीं दे रही है। चेंजेस जो यहाँ पर सरकार की और प्रशासन की ओर से लाए गए हैं वो यूं कह सकते हैं हेमंत की बदस्तूर जारी है। रियायतें जो है वो शुरू हो चुकी है मिलनी। देखिए रियायतें मिल रही है और जो राज्य सरकार की नीतियां हैं, केंद्र सरकार के जो उन्होंने सहूलियतें दी हैं, यहाँ तक कि रेल यात्रा है या जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के जो व्यवस्थाओं का आलम है वो धरातल पर कुछ और है और आंकड़ों में कुछ और है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं एक तरह से कहीं ना कहीं कागजों में अपने आंकड़े पूरे करने में कहीं कहीं लगी हुई है। व्यवस्थाओं की बात करें तो अलवर जिले में एक कोरोना को लेकर के फोकस बेशक किया जा रहा है, लेकिन वही दूसरी ओर जो है करप्शन अपने चरम पर है। लगातार जो जनहित की योजनाएं हैं, जैसे अभी कल भी हमने एक उठाया था कि कृषि उपज मंडी में किसानों का जो सरसों तुलाई का काम है, उसमें भी किसानों को मतलब जहां पर निःशुल्क उनकी तुलाई होनी चाहिए, उनसे सैंपल पास कराने के नाम पर 500 से 3,000 रुपए प्रति किसान से लिए जा रहे हैं। उसका एक बड़ा खुलासा हमने किया था, लेकिन प्रशासन के जो उच्च अधिकारी है वो कान में रुई डाल करके बैठे हैं, धृतराष्ट्र बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं है। खाली खाना पूर्ति करते हुए वहां पर प्रभारी अधिकारी एक ओचार सिंह को हटा दिया गया है और केवल इतिश्री कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन का जो चरम है वो पूरा नीचे से चपरासी लेकर के
ऊपर तक के लेवल पर है, लेकिन बड़े अधिकारी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोरोना पर एक फोकस करके दूसरे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इस पर भी लगाम लगाने की बहुत कहीं आवश्यकता है। बिल्कुल हेमंत, आप बने रहिए। एक कोरोना के साथ साथ कई और दूसरी समस्याएं जो है उन्होंने भी अपना सर उठा दिया है, लेकिन अभी ध्यान किसी का इस तरफ जो है वो पूरी तरीके से नहीं जा पा रहा है। और किस तरह से सरकार काम कर रही है अपनी चीजों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, राज्य को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए, इस पर ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। रुक कर लेते हैं गुरुग्राम का। सूरज दुहन हमारे सहयोगी यहाँ से जुड़े हुए हैं, हरियाणा के गुरुग्राम से, और बहादुरगढ़ से ललित हमारे सहयोगी जुड़े हैं। ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि बहादुरगढ़ में अभी आप जो तस्वीर है वो किस तरीके की देख रहे हैं? कितना बहादुरगढ़ पहले जैसा आप दिखाई देने लगा है? कितनी मामलों में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है कोरोना के? जी कायनात, बिल्कुल। मैं बहादुरगढ़ व झज्जर जिले की बात की जाए तो झज्जर जिले में जो एक्टिव केस थे, पहले जो संक्रमित थे वे 92 थे, 92 केस थे, जिसमें से एक करीब करीब 89 केस ठीक होकर घर पहुंच जाएंगे। और आज कल भी 4 केस जो संक्रमित लोग थे वे ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं, जिसके बाद बहादुरगढ़ का आंकड़ा केवल 7 बच गया था। और आज भी 5 जो संक्रमित लोग हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें भी घरे छुट्टी, शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। जिसके बाद जो एक्टिव केस बचेंगे हुए है केवल 2 बचेंगे, जिसके बाद राहत भरी खबर है। जिस प्रकार से झज्जर जिले में करीब 1 महीने के अंतराल में जो केसों की संख्या बढ़ी थी, उसी के तर्ज पर जो ठीक होकर अपने घर संक्रमित लोग अपने घर आ गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन झज्जर व बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा केस कोरोना पॉजिटिव मिले थे, क्योंकि बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस मिले थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने रैंडम सैंपल लिए गए, करीब 3800 के लोगों के सैंपल लिए गए, जिसका यह नतीजा रहा कि जो क्या नाम है 92 केस पॉजिटिव केस सामने आए थे। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी को आनंद फानंद में कार्रवाई करते हुए उन्हें अपने अपने वो कर दिया था। और जिसके बाद प्रशासन अलर्ट था और जगह जगह जाकर नाकेबंदी और सैंपल लेने का कार्य किया गया था। और सबसे ज्यादा जो केस थे झज्जर बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी से आए थे, जिनकी स्प्रे दिल्ली से सामने आई थी। जिसके बाद से जो दिल्ली के जितने भी कर्मचारी थे उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया था, और दिल्ली के आजादपुर और अन्य जो सामग्री आती थी सब्जी मंडियों से उनको भी बिल्कुल बैन कर दिया गया था। किसी भी व्यक्ति को बहादुरगढ़ में प्रवेश कर एंट्री रोक लगा दी गई थी। जिसके हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कुछ राहत मिली है, और प्रशासन ने झज्जर वह बहादुरगढ़ के लोगों को भी कुछ राहत दी है। क्योंकि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, और जिसके बाद जो कोरोना के संक्रमित लोग ठीक होकर अपने घर पहुंचे, जिसकी रिकवरी दर रेट करीब 98 पॉइंट हो गई है, जिसके कारण राहत है। जो एक्टिव केसों की संख्या बिल्कुल नामात्र रह गई है, कुल 2 व्यक्तियों का CJMS में इलाज चल रहा है। जिसके बाद प्रशासन ने जो दुकानदार है बाजार में कुछ राहत दी गई है, और जो खाद्य सामग्री की दुकान हो, रेस्टोरेंट है, उसे सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य सामान है जैसे फोटोग्राफर है, ज्वेलर्स है, और अन्य जो जूते हैं, चप्पल हैं, और अन्य जो दुकानें हैं उनको भी OD 1 सिस्टम लागू कर खोल दिया गया है। लेकिन अब यह खतरा प्रशासन के सामने आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से छूट दी गई है उसके बाद से जो आम लोग हैं घरों से बाहर निकलना चालू हो गया है। और लोगों का कहना है कि ललित, जो व्यवस्था प्रशासन की ओर से बनाई गई है, जैसा आपने कहा कि ऑड इवन के हिसाब से जो है वो दुकानें खुलेंगी, बाजार धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो गया है, हालांकि पूरी तरीके से एक साथ नहीं खुलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि भीड़ जो है वो किस तरीके की आप देख रहे हैं बाजारों में? दुकानदार क्या अपनी दुकानें खोलने शुरू कर चुके हैं, या अभी भी कुछ दुकानदार जो हैं कोरोना के भय से अभी भी जो आदेश या निर्देश हैं उनके मिलने के बावजूद घर पर हैं? जी कायनात, बिल्कुल। जैसे ही बाजार के दुकानदारों ने पहले भी SDM को ज्ञापन सौंपा था दुकान खोलने के लेकर, दुकानदार क्योंकि 2 महीने से दुकानें बंद थी और जिनका किराया देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, जैसे ही प्रशासन ने छूट करी और जो रियायतें दी है उसके तुरंत बाद से दुकानदारों ने दुकान खोलनी स्टार्ट कर दी है। और बाजार में जो लोग हैं सामान लेने के लिए भीड़ उमड़ने लगी है, और दुकानों पर करीब 10 से
10-10, 12-12 लोग सामने एक दिखाई दे अंतिम रहे हैं। सवाल और ललित, यहाँ पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए आप देख रहे हैं कि जो लोग बाजार पहुंच रहे हैं, दुकानों पर पहुंच रहे हैं, वो पूरा अपना जो है सावधानी बरत रहे हैं, मास्क लगा रखा है और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है दुकानों पर, और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ध्यान रखा जा रहा है? जी बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं, जो प्रशासन द्वारा सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात कही गई है, लेकिन उसके बावजूद के दुकानदारों द्वारा बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि जो दुकान पर एक दुकान पर 5 व्यक्ति अलाउड किए गए हैं प्रशासन द्वारा, उसके बावजूद भी एक दुकान पर इकट्ठे 10-10, 12-12 लोग इकट्ठे दिखाई देने लगे हैं। कपड़े की दुकान हुई, जूते की दुकान हुई, उन पर ज्यादा भीड़ लगी हुई है, और जिसके कारण जो आने वाले समय में प्रशासन के सामने एक चुनौती होगी, क्योंकि इनमें से कोई भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला तो उसके संपर्क में जितने भी लोग आएंगे और उसके संपर्क में वह भी एक कोरोना का एक और खतरा सवाल लेकर। ललित मैं जानना चाहूंगी आपसे, बस सेवा शुरू होने की बात भी यहाँ पर सामने आई थी, रोडवेज को आप कैसे देख रहे हैं? बसों कितनी संख्या में रोड पर दिखाई दे रही हैं अभी? जी बिल्कुल कायनात, मैं बता दूं, झज्जर जिले में अभी रोडवेज की बसें चालू की जाने की बात उठी है, और जिसके बाद से इंटरस्टेट बसों की परमिशन दी गई थी, लेकिन उसे बाद में निरस्त कर दिया गया। जो इंटरस्टेट में बसों को चलाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन एक ही दिन के बाद उसे दोबारा से रद्द कर दिया गया, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है, क्योंकि जो दिल्ली में या अन्य जगह पर काम काज करने जाते थे, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि जो प्रशासन और सरकार द्वारा बसों की सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सभी दफ्तरें और जो कामकाज वाले लोग अपने दफ्तरों में जाने लगे हैं, उनके सामने यह काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्हें कामकाज के लिए जाना है, लेकिन उसके बसों की सुविधा न होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो खासकर ज्यादा उम्र के, जैसे 50 साल के ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, जो अपने काम काज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी परेशानी है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट की सुविधा की गई है। जो ज्यादा एज के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि टिकट बुकिंग को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी जो है उनको सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी सूरज दुहन जुड़े हुए हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे प्रशासन की ओर से, उनको आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से उनका पालन हो रहा है, और गुरुग्राम कितना अभी आप देख रहे हैं कि बदल गया है लॉकडाउन 4.0 में? देखिए कायनात, बिल्कुल गुरुग्राम की बात देखी जाए तो लगातार गुरुग्राम एक औद्योगिक जो नगरी यहाँ पर कहा जाता है, लेकिन जो लोगों की आय जाई है लॉकडाउन 4 के बाद बढ़ने लगी है। बाजारों में भी रौनक बिल्कुल यहाँ पर कायनात होने लगी है, लेकिन इतना दूर है ओडी वन यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ के जिला उपायुक्त अमित खत्री ने जिस तरह से देखा जाए अलग अलग दुकानों का टाइम निर्धारित कर दिया गया है, यानी जो हफ्ते में 3 बार दुकानें कपड़े खुलेंगी, 3 जो राशन की दुकान खुलेंगी, मिठाई की दुकान खुलेंगी लगातार, और छोटी दुकानों को अलग टाइम दिया गया है। लेकिन फिर भी बाजारों में रौनक वो देखने को नहीं मिल रही। दुकानदारों का यही बार बार ये कहना है कि 10% ही ग्राहक यहाँ पर हमारे पास आते हैं। इतना जरूर है, राहत जरूर मिली है दुकानदारों की, क्योंकि लगातार 2 महीने के करीब उन्होंने दुकान खोली है। उसके बावजूद जो जिला प्रशासन ने फैसला भी लिया है कि दुकानदार अपनी दुकानदार खोल सकते हैं। लेकिन आंकड़ों की बात की जाए कायनात, लगातार आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुग्राम में 24 घंटे में नए 13 मामले सामने आए हैं, और जिन जो कोरोना मरीजों को रेफर किया गया था उसमें 3 जो लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। गुरुग्राम से जो पीजीआई रोहतक के लिए रवाना कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कंटेनमेंट के जो जोन घोषित की जाए तो उसके भी 35 से बढ़ाकर 45 कर दिया गया है। लेकिन खासतौर पर अगर गुरुग्राम बदलने की बात की जाए कायनात, गुरुग्राम में बिल्कुल बदलाव यहाँ बिल्कुल देखने को मिल रहा है। लगातार वही सड़कों पे आ जाई वही सूरज, अगर यहाँ पर बसों के चलने को लेकर बात की जाए और प्रवासी मजदूरों को भेजे जाने की बात की जाए, या प्रवासी मजदूरों के पलायन पर बात करें, तो उसे आप कैसे देख रहे हैं? आज का क्या कुछ अपडेट है? देखिए कायनात, अगर प्लान करने वाले मजदूरों की बात की जाए तो हरियाणा सरकार बिल्कुल और गुरुग्राम प्रशासन प्लान करने वाले लोगों को लगातार उनको घर पे भेजा जा रहा है। अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन द्वारा स्कैनिंग करके बस में बिठाकर अपने प्रदेश में भेजा जा रहा है। दूसरी बात ये कायनात कि ऑनलाइन जो बुकिंग, यानी जो मनोहर सरकार ने एक नया फैसला कर लिया कि हरियाणा रोडवेज की बसें वो दूसरे राज्यों में नहीं जा पाएंगी, क्योंकि पहले जो छूट दी गई थी उस छूट को वापस ले लिया गया। उसका नया फैसला लिया कि हरियाणा प्रदेश की कोई भी रोडवेज की बस होगी, हरियाणा प्रदेश की कोई बस होगी दूसरे प्रदेश में नहीं जाएंगी, सिर्फ प्लान करने वाले लोगों को छोड़कर। क्योंकि लगातार प्लान करने वाले लोगों के साथ में जो बसें लगाई गई हैं वो तो बिल्कुल अपने घर में पहुंच पाएंगे। और लेकिन
सूरज, ये तो फैसला जो लिया गया था कि दिल्ली तक जो बसें हैं गुरुग्राम से वो जा सकेंगी और रेलवे स्टेशन तक ही वो बसें जो हैं वो जाएंगी, क्या ये सुविधा शुरू हो गई है? देखिए कायनात, बिल्कुल अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, यानी जो गुरुग्राम में जो बसें चलती हैं उसकी बात की जाए, तो ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए जो सवारी आती है, एक बस में 3 यात्री यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद पूरी एहतियात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। जो कंडक्टर ड्राइवर है, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते जा रहे हैं। पहले वो बसों को उस जो सीटें हैं बैठने की, उनको सैनिटाइज किया जाता है। उसके बावजूद एक एक करके सोशल डिस्टेंस के जरिए उसको बिठाया जाता है। हरियाणा प्रदेश में बसें, रोडवेज की बसें चालू कर दी गई है, चालू कर दी गई है। उसके बावजूद जो देखा जाए कि जो रोडवेज की बस है, लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन स्टेशन के जरिए लोग अपनी यात्रा कर सकेंगे। और यहाँ के जो प्लान करने वाले लोगों को हरियाणा प्रदेश भी उन अपने प्लान करने वाले लोगों को घर पे भेज रही है। जी कायनात। सूरज बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान से अलवर से हेमंत जेमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो अब यहाँ पर नियम कायदे तय किए थे, नए नियम जो बनाए थे, उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और कितना आप बदलाव उनके बाद देख रहे हैं उन नियमों के बाद? देखिए कायनात, अगर नियमों की बात करें तो यहाँ पर जो लॉकडाउन 4 में व्यवस्थाएं तो बदली हैं। खासतौर पर जो नियम है उन नियमों में ढील भी दी गई है। हालांकि जनता जो है, जनता अपने हिसाब से काम कर रही है। कुछ दुकानें हैं जैसे होटल है, रेस्टोरेंट्स है और बहुत सारी चीजें उनको खोलने पर पाबंदी लगाई गई है, मॉल है। लेकिन फिर भी जो बाजारों की बात करें, अपने अपने जिले में, अपने अपने उपखंड में सभी अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर व्यवस्थाएं की हैं। कुछ जगह तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि रेडीमेड गारमेंट कुछ समय खुलेंगे और किराने की दुकान कुछ समय खुलेंगी। बाकी चीजों पर भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई, टाइमिंग की गई है। शाम को 6 बजे बाद कोई बाजार नहीं खुलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ जनता को एक तरह से रो में लाने के लिए कि हमारे पास सरकार का सीधा सीधा मत है, वो कह नहीं रही है, लेकिन जनता को ये महसूस करा रही है इनडायरेक्ट वे में कि हमारे पास मात्र सीमित संसाधन है। हम एक सीमित संसाधनों में आपकी मदद कर सकते हैं, घर बैठा करके जनता को खिलाने वाले नहीं है। क्योंकि सरकार के पास यातायात के साधनों की अगर बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, तो कैसे आप देख रहे हैं, कितना ज्यादा खुल गया है? बसें कितनी आप देख रहे हैं रोड पर आ गई हैं? कहां से कहां तक जा रहे हैं, जा सकते हैं, सफर कर सकते हैं? और ट्रेन सेवा कितनी शुरू हो गई है? दूसरा, एक 25 मई से जो हवाई यात्रा है उसे भी शुरू करने की बात हुई थी, तो क्या उसकी तैयारी भी आप देख रहे हैं कि राजस्थान में शुरू हो गई है? देखिए, रेल यात्रा, बस यात्रा और अब हवाई यात्रा की जो बातें हैं वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। हालांकि इसके लिए बड़ा एक सिस्टम की चाहिए, व्यवस्थाओं की बात चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है लॉकडाउन चाहे 4 हो, इसके बाद 5 हो या 6 हो, आगे तक ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है और इसमें लॉकडाउन में जो पालन करना है, आपको मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग पालन करना है, खासतौर पर कोरोना से बचाव करना है। मतलब अब सरकार के पास सीधा एक ही इलाज है कि या तो बचाव रख लो, नहीं तो फिर तुम्हारे पास कोरोना दस्तक करेगा। तो बचाव में ही उपाय है, सरकार के पास वैसे कोई उपाय नहीं है। सरकार अपने सीमित संसाधनों से उपाय कर रही है और उन उपायों के माध्यम से ही जनता को एक इनडायरेक्ट रूप में मैसेज दिया जा रहा है। तो धरातल की बात करें, जिला स्तर पर बात करें, उपखंड पर बात करें, तो जो ये सबसे बड़ी एक खासियत है, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर दानदाताओं की कमी नहीं है। दानदाताओं ने, भामाशाहों ने दिल खोल करके यहाँ मदद करी है और कहीं ना कहीं प्रशासन को एक कड़ी के रूप में, एक मजबूत कड़ी के रूप में। अंतिम सवाल हेमंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रवासी मजदूरों के पलायन की समस्या कितनी हद तक सॉल्व हो पाई है? देखिए, प्रवासी मजदूरों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ से, राजस्थान से जो बाहर लोग रह रहे हैं, विदेश में भी रह रहे हैं, उनको सबको यहाँ से लाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ से 500 बसें यूपी में भेजी गई थी। राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के जुबेर खां, उनके द्वारा वहाँ पर और ये व्यवस्थाएं की गई। लेकिन यूपी से जो पलायन होना है, वहाँ से प्रवासी आने हैं, मजदूर आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाओं में जो सरकारों का अड़ंगा है, यानी कि जो सीएम कोऑर्डिनेशन में आपसी कमी देखी जा रही है और उसका सीधा असर जो है प्रवासी मजदूरों पर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया हेमंत इस तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में आप किस तरह से आज देख रहे हैं कि चीजें बदली गई हैं, प्रशासन ने आज क्या कदम उठाए हैं? कुछ नया आपने देखा कि आज हुआ है कानपुर में?
जी बिल्कुल बता दें कायनात जी, जिस तरीके से शासनादेश है कि प्रॉपर वे में जो है वो दुकानें खुलेंगी, यहाँ ऑड इवन के फॉर्मूले में दुकानें खोली जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो दूर दूर राज्यों से जनपद कानपुर देहात में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुंभकर्णी नींद में है प्रशासन, क्योंकि शासनादेश है कि सब लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन के लिए एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो खेतों में रहने को मजबूर है। जी, कोई क्वारंटीन सेंटर मतलब यहाँ नहीं बनाया गया है। टेस्टिंग की अगर बात करें तो वो किस तरीके से हो रही है, क्या प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है? कान्हा जी बिल्कुल बता दूं आपको, जिस तरीके से बाहर से जो प्रवासी मजदूर जनपद कानपुर देहात में आ रहे हैं, उनकी थंब स्कैनिंग होने के बाद, सैंपल आने के बाद ही मतलब टेस्ट हो पाता है, जबकि सैंपल और थर्म स्क्रीनिंग एक साथ ही होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि ये कोरोना पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर की बात करें, क्वारंटाइन सेंटर जो है वो 8 से 10 जनपद कानपुर देहात में बनाए गए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा उन लोगों को क्वारंटाइन के लिए गांव के बाहर बने प्राइमरी स्कूल या खेतों में ही उन्हें जगह दी जा रही है। जी, क्या इस सब के लिए प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के साथ भी जो है संपर्क साधा है, उनका सहयोग भी लिया जा रहा है? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से हमें जानकारी हुई, डेरापुर तहसील का एक गांव है जहां पर लोग जो हैं वो 9 से 10 की स्थिति में दूसरे राज्यों से आते हैं, लेकिन उनकी जब दयनीय स्थिति जानने के लिए हमने मौका मुआयना किया तो वहां पे पता लगा कि उन लोगों को 14 दिन से उनके ही गांव के बाहर खेत में ही रखा गया है, जहां दोपहर तेज होने के कारण छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 6-7 महिलाएं भी हैं। लेकिन जब उनसे जायजा लिया तो उन्होंने बताया कि वो अपने घर से ही खाना मंगाकर खा रहे हैं, यानी कि जो प्रशासन दावे कर रहा है कि हम हर गरीब तबके के लोग को जो सुविधाएं दे रहे हैं वह सिर्फ कागजी कार्रवाई है। जी, चलिए विशाल, हम जरूर चाहेंगे कि आप इस पर जो है ग्राउंड पर जाकर के आप जरूर इन तस्वीरों को अगर दिखा सके तो आप जरूर भेजें, हम दिखाने की ये जरूर कोशिश करेंगे कि कथनी और करनी में कितना फर्क जो है वो है प्रशासन की। बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुकेश ठाकुर फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि फरीदाबाद में आज आप कितना देख रहे हैं कि बदलाव जो है वो हुआ है, शासन आदेश क्या आज कुछ बदले हैं, कुछ नया नियम लागू हुआ है? देखिए कायनात, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ शहर है और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर के जिला प्रशासन ने काफी कुछ फेरबदल पर किया है। ऑड इवन तरीके से यहाँ पर जो है बाजारों में दुकान, जितने ही फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बाजार है तो वहाँ पर दुकानें हैं दोनों तरफ, तो उनको ऑड इवन तरीके से खोला गया है ताकि इससे क्या है कि भीड़ इकट्ठी नहीं होगी और कहीं ना कहीं जो है भीड़ जो है आपस में जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी कर सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज फरीदाबाद से जो है रेल के टिकट काउंटर खोल दिए गए हैं। जो प्रवासी मजदूर लगातार पलायन कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं उसकी परेशानी को देखते हुए कहीं ना कहीं टिकट काउंटर है वो खोल दिए गए हैं। अब जो है प्रवासी मजदूर अपना जो है टिकट बुक करा सकते हैं काउंटर पर जाकर के, पर कहीं ना कहीं वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो पूरी तरीके से देखिए काफी फेरबदल किया हुआ है और उसके चलते कहीं ना कहीं इस बाबत क्या कोई सूचना जो है आधिकारिक रूप से वो भी दे दी गई है? मजदूर कैसे उनको जानकारी मिल पाएगी कि वो अपना काउंटर पे जाके टिकट ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है ऑनलाइन सभी चीजें चल रही थी? देखिए बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रशासन जिला प्रशासन की बात करें तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से और भी कई माध्यम जो अपनाए, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार और लोगों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं लोग जो प्रवासी मजदूरों को इस बात की सूचना दी जा रही है पूरे फरीदाबाद में कि अब टिकट काउंटर खुल चुके हैं और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप सीधा टिकट काउंटर पर जाओ, अपने टिकट बुक कराओ और अपने गृह क्षेत्र के लिए आप जा सकते हैं। तो पूरी तरीके से जिला प्रशासन हर वो संभव प्रयास कर रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यहाँ से पलायन करके गए हैं और पैदल ही पैदल उन्होंने जो है पलायन किया, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने जो है ये सुविधा की है। और कहीं ना कहीं कितनी बड़ी संख्या में, क्या कोई आंकड़ा है प्रशासन के पास कि आप बता सकें कि कितनी बड़ी संख्या में मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है जाने के लिए, और क्या इनमें से कुछ ने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कराया है? क्योंकि उद्योग अब शुरू हो गए हैं, तो क्या वापस काम पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कराया है कुछ प्रवासी मजदूरों ने? देखिए कायनात, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज सुबह 9 बजे से ही टिकट काउंटर खोले गए हैं। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कितने लोगों ने जो है अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं अगर जो बात करें कैंसिल कराने की, तो देखिए साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उद्योग धंधे जहाँ पर खुल गए हैं,
छोटे तबके के जो मजदूर थे, काफी मजदूर यहाँ से वैसे ही पलायन कर चुके थे, पर जो लोग रह गए उन्होंने ये सोचा है कि अब जाकर के क्या होगा, क्योंकि साधन नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो है जाना कैंसिल करके वहीं अपने जो है काम धंधे पर वापस लौट गए। ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पैदल जा रहे थे लोग, कोई व्हीकल नहीं मिल रहा था, कोई वाहन नहीं मिल रहा था, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि पैदल जो है वहां तक जाना, भूखे प्यासे वहां तक जाना कहीं ना कहीं उनके लिए कठिन होगा। उसके लिए उन्होंने यही जो है अपना जो है काम धंधों पर वापस जाना शुरू कर दिया। जी मुकेश, अगर यहाँ पर व्यवस्थाओं को मैनेज करने की बात करें तो प्रशासन अब किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपनी रणनीति में उसने बदलाव किया है, चीजें कैसे मैनेज की जा रही हैं और इस बार चुनौती आप कैसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी है? चलिए, हमारा संपर्क यहाँ टूट गया। सूरज दुहन गुरुग्राम से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है प्रशासन? देखिए कायनात, बिल्कुल अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो लगातार 15 दिन से प्रवासी जो मजदूर हैं, पलायन करने वाले लोग हैं, उनको घर पर भेजा जा रहा है। यहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। इतना जरूर है कि लगातार जिस तरह देखा जाए ऑनलाइन टिकट जब से हुई है तब से वो बात काफी परेशान देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चाहे वो रेल की जो ऑनलाइन बुकिंग की बात की जाए या बसों की बुकिंग की बात की जाए, तो लेकिन इतना जरूर है गुरुग्राम प्रशासन उनको भेजना काम बिल्कुल कर रहा है। स्टेशन के जरिए तो एक एक का नाम स्कैनिंग करके पूरी अपनी कार्रवाई करके उनको अपने प्रदेश में जाने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन देखा जाए कि जो आज भी जो पलायन करने वाले लोग हैं बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, उनकी यही वजह है, उनको नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। कितने मजदूरों का आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है? प्रशासन के पास एक लिस्ट है उन मजदूरों की जो जाना चाहते हैं, और क्या इनमें से कुछ ने कैंसिल भी कराया है रजिस्ट्रेशन? देखिए कायनात, अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो 3 लाख के करीब जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। वो 1.5 लाख के करीब उनका रजिस्ट्रेशन जो मजदूर है जाने वाले हैं, पलायन करने वाले लोग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लगातार अलग अलग नंबर वाइज यानी अलग अलग प्रदेश में बसें भेजी जा रही हैं। ट्रेनों द्वारा जो ट्रेन में जाने लग रहे हैं मजदूर हैं, बस द्वारा उनको क्वारंटाइन जो सेंटर बनाए गए हैं, यानी जो वह सेंटर पे लेके उनकी चेकिंग करके खाना पीना करके उनको स्टेशन छोड़ा जा रहा है। तो लगातार 1.5 लाख के करीब और स्टेशन हरियाणा सरकार के यानी गुरुग्राम प्रशासन के पास है। तो करीब 3 लाख या 4.5 लाख के करीब यहाँ पलायन करने वाले लोग हैं वो अपने प्रदेश में जा चुके होंगे। 3 लाख जा चुके हैं, इतना जरूर है। अभी और भी लोग हैं जो लोग ये चाहते हैं कि पहले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन शुरुआत होने के बावजूद वो ये चाहते हैं कि कुछ दिन की बात है और जो सामान्य जो हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस घर पे चले गए हैं। तो यहाँ पर दोनों ही तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। मिला जुला अभी कह सकते हैं कि रिस्पांस है मजदूरों का जाने को लेकर या ठहरने को लेकर। बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार और प्रशासन जो है काम करने में जुट गए हैं, लेकिन क्योंकि समस्याएं जो है हर एक क्षेत्र की, हर एक राज्य की अपने अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से जो है कह सकते हैं कि जो भी इंतजाम किए जा रहे हैं वो बहुत सोच समझ के अभी करने होंगे, क्योंकि चीजें तो धीरे धीरे करके खुलती जा रही हैं, लेकिन खतरा अभी यहाँ पर टला नहीं है। जिस खतरे को टालने के लिए ये सब कुछ किया गया था वो अभी भी सर पर बना हुआ है, सरों पर मंडरा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी एहतियात जो है वो करके चले। साथ ही यहाँ पर सरकारें और प्रशासन प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है उसको भी ध्यान में रख करके अपनी पॉलिसी आगे बनाएंगे तो चीजें और बेहतर तरीके से हो सकती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस